करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जुलाई फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाते हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने जुलाई फर्स्ट वीक के सभी करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को एक बार जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। नीति आयोग के सीईओ का नाम बताइए जिनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अमिताभ कांत, हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग, हैज़ बीन गिवन एन एक्सटेंशन ऑफ 1 ईयर। तो देखिए, अमिताभ कांत का जो कार्यकाल है ये जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। ये नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नीति आयोग में नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, जो अमिताभ कांत हैं इससे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DIPP इसमें सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर चुके हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए, नीति आयोग के अंतर्गत 3 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। 3 तो वो कौन कौन से हैं, या आप कह सकते हैं कि ऑफिसेज आते हैं। तो देखिए, एक तो है अटल इनोवेशन मिशन, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और तीसरा है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। जो सेकंड वाला है फ्रेंड्स, ये एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। मैं एग्ज़ाम आपको बता नहीं सकता कि कौन सा है क्योंकि वो मुझको याद नहीं है, पर ये मैंने पढ़ा था कि किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा, खास करके तीनों ही को याद रखिएगा आप कि ये नीति आयोग से संबंधित है। पूछ ले जाएगा कि ये किसका एक अटैच्ड ऑफिस है या किसके अंतर्गत ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो चेयरपर्सन जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि फिलहाल नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर राजीव कुमार हैं। फुल टाइम मेंबर्स हैं VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर VK पॉल। साथ ही इसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ये हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन और नरेंद्र सिंह तोमर। एक्स ऑफिशियो के बारे में भी हम जान चुके हैं किसे कहते हैं, यानी कि आप अपने पद या पोजीशन की वजह से किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। तो ये सभी जो हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर, तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर हैं, इस वजह से ये इसके मेंबर बनाए गए हैं। विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट किस राज्य में लगाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड इन आसाम। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इसको लगाया गया है आसाम के गुवाहाटी में। वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, इसको डेवलप किया है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आगे बात करें तो देखिए, इसमें MnSOD यानी कि मैग्नीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइस्मूटेस, इसकी जो है एडिशनल कॉपीज निहित हैं। आसाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं और कैपिटल है दिसपुर। साथ ही आपको आसाम के बारे में ये भी जानना चाहिए कि आसाम को द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसको एंशियंट टाइम में प्रागज्योतिषा इस नाम से भी जाना जाता था और कामरूपा नाम से भी इसको जाना जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गुवाहाटी में है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये सभी आसाम में हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, कामाख्या टेम्पल, रंगघर, बिहू डांस और सत्रिया डांस ये आसाम से संबंधित हैं। भूपेन हजारिका सेतु, जिसे आप ढोला सदिया ब्रिज भी बोलते हैं, बोगी बील ब्रिज, डिपोल बी लेक और चंदूबी लेक ये सभी आसाम में है। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये SSC में कई बार पूछा जा चुका है, डिपोर बील लेक। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित माजुली ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है और ये आसाम में है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन ने अविश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो स्वीडन्स प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लोफवेन रिसेंटली रिजाइंड आफ्टर लूजिंग नो कॉन्फिडेंस वोट।
तो ये अविश्वास मत हार गए हैं, उसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब आप इन कंट्रीज़ में ये देखिए कि मतलब कितने अच्छे से पॉलिटिक्स होती है, मतलब लो लेवल की नहीं होती है। अब देखिए क्योंकि ये कॉन्फिडेंस वोट हार चुके थे तो इन्होंने कहा कि स्नैप इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम, यानी कि हम जल्द इलेक्शन की घोषणा नहीं करेंगे समय से पहले, क्योंकि पैंडेमिक से गुजर रहा है देश, इसलिए मैं इस्तीफ़ा ही दे देता हूँ। जबकि आज के टाइम में अगर आप हमारे यहाँ पहले क्या होता था फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले ये मान के चलिए आप 80s 90s के दशक में कि यदि मान लीजिए रेल दुर्घटना भी हो गई तो रेल मंत्री खुद से इस्तीफ़ा दे देते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट है, मैं किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आज अगर ट्रेन दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई ब्लास्ट हो जाता है तो अब अपना पद छोड़ने के लिए कोई राजी ही नहीं होता है, चाहे वो रेल मंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कोई भी सरकार हो। तो अब वो बात नहीं रही है पॉलिटिक्स में, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती थी। खैर, जानते हैं स्वीडन के बारे में। देखिए, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी है स्वीडिश क्रोना। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जल्दी से कि स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक और बाल्टिक, ये तीनों ही टर्म आपने पढ़ी होंगी। देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन तीनों को जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोला जाता है। और ये नॉर्डिक कंट्रीज़ भी हैं। अगर आप डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और आइसलैंड को एक साथ रखें तो ये सभी कहलाती हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। और ओनली डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ये कहलाती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। और ये हैं बाल्टिक नेशंस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाल्टिक नेशन नहीं है। तो ये तीन भी आपको मिलेंगे और डी ऑप्शन आपको कोई और कंट्री दे दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। टर्की और किस देश ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टर्की एंड अजरबैजान बिगेन मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क 2021 जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है ये हुई है बाकू। बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल सिटी है। टर्की की अगर हम बात करें तो कैपिटल है अंकारा और यहाँ की करेंसी है टर्किश लीरा। अजरबैजान की बात करें तो कैपिटल बाकू है और करेंसी है अजरबैजानी मानत। उस भारतीय पत्रकार का नाम बताइए जिसे फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पी साईनाथ who is an Indian journalist received फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, रिनोन्ड जर्नलिस्ट हैं पी साईनाथ। इन्हें जो है जापान के जो सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021, इससे सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? क्योंकि इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन्वेस्टिगेट इम्पोवराइज्ड फार्मिंग विलेजेस इन इंडिया। देखिए, तो जो भी यहाँ पर जो डेस्टिट्यूट विलेज हैं, देखिए जो टर्म लिखी है इम्पोवरिस्ट, ठीक है, इम्पोवरिस्ट जो टर्म लिखी है इसका मतलब होता है डेस्टिट्यूट, पुअर, गरीब, फाइनेंशियली वीक। तो इस तरह के जो विलेजेस हैं, जो फार्मिंग विलेजेस हैं, उनकी आवाज़ इन्होंने उठाई है, उन पर इन्होंने स्टडी की है। तो इस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए पी साईनाथ जो है ये परी नाम से एक वेबसाइट जो है रन करते हैं। केपी संपत कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस संस्कृत समाचार पत्र के संपादक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो केवी संपत कुमार हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द एडिटर ऑफ सुधर्म संस्कृत न्यूज़पेपर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके जो है निधन पर शोक व्यक्त किया है, इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, ये संस्कृत न्यूज़पेपर है सुधर्म, तो इसके ये एडिटर रहे हैं केवी संपत कुमार। इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको और इनकी वाइफ विदुषी KS जयलक्ष्मी, इनको 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये सुधर्म जो संस्कृत न्यूज़पेपर है ये कर्नाटक के मैसूर शहर से पब्लिश होता है। भारत में पहला डॉक्टर दिवस किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फर्स्ट डॉक्टर्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन 1991। देखिए, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे आज मनाया जा रहा है। जानते हैं इसके बारे में, यह है डॉक्टर BC रॉय।
तो देखिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। जो पहला डॉक्टर्स डे है ये 1991 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 1 जुलाई को ही जो डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय हैं, जो कि बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे और काफ़ी फेमस फिजिशियन भी भारत के रह चुके थे। तो इनका जो है जन्मदिवस भी 1 जुलाई को है और इनका जो निधन हुआ था वो भी 1 जुलाई को ही हुआ था। तो इसलिए नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। और इनका जो जन्म है ये 1 जुलाई 1882 को पटना बिहार में हुआ था। और इनको साल 1961 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी नई सब्सिडरी की मोबिलिटी सॉल्यूशन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टीवीएस हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू सब्सिडरी की मोबिलिटी सॉल्यूशन। निम्नलिखित में से किसे जनरल मोटर्स द्वारा सप्लायर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड हैज बैक्ड द सप्लायर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय जनरल मोटर्स। जनरल मोटर्स आप जानते हैं कि काफ़ी फेमस कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। तो इसके द्वारा जो है सुंदरम फास्टनर्स लिमिटेड, इसको सप्लायर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। जो ये सुंदरम कंपनी है ये टीवीएस ग्रुप कंपनी की ही एक जो है एक सब्सिडरी टाइप आप मान सकते हैं और इकलौती ऐसी कंपनी है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो कर्नल मल्लेश्वरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए कर्नल मल्लेश्वरी काफ़ी फेमस नाम है, आप सभी जानते होंगे कि रिटायर्ड वेट लिफ्टर हैं और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। तो इनको दिल्ली गवर्नमेंट का जो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसकी फर्स्ट वाइस चांसलर बनाया गया है। आपको बता दें 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, साल 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। सीबीआई के विशेष निदेशक यानी स्पेशल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रवीण सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए हैं और ये जो रिकमेंडेशन है ये किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो स्पेशल डायरेक्टर होते हैं ये सेकंड सीनियर मोस्ट पोजीशन होता है इसमें सीबीआई में और सबसे सीनियर होते हैं डायरेक्टर। सीबीआई की अगर हम बात करें यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो डायरेक्टर हैं सुबोध जायसवाल, हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसकी जो पेरेंट डिपार्टमेंट है किसके अंतर्गत आता है? ये सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। साथ ही आपको जानना चाहिए जो सीबीआई की पावर्स हैं ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संदीप मिश्रा इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। देखिए दूती चंद के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये फर्स्ट ओपनली होमोसेक्सुअल एथलीट है इंडिया से। और आपको बता दें इन्होंने जो वर्ल्ड यूनिवर्सिएट जो गेम्स हुए थे उसमें ये फर्स्ट इंडियन बनी थी जिन्होंने 100 मीटर में गोल्ड जीता था। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं संदीप मिश्रा, ये अपनी बुक के थ्रू इनकी जो पूरी कहानी है, जिस तरह से ये होमोसेक्सुअल के बारे में इन्होंने जो बात बताई है, अपने आप को जो कहा है इन्होंने, तो उसके बारे में इन्होंने पूरी इसमें चर्चा की है इस बुक में। केंद्रीय सतर्कता आयोग में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कौन कार्य करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संजय कोठारी विल एक्ट एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए विजिलेंस कमिश्नर है सुरेश एन पटेल, तो ये जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में एक्ट करेंगे, यानी कि इसका पदभार जो है देखेंगे कुछ टाइम के लिए। क्यों देखेंगे? क्योंकि संजय कोठारी जो अब तक इस पद पर जो काबिज थे ये रिटायर हो रहे हैं।
साथ ही आपको जानना चाहिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? के संथनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। के संथनम की कमेटी जो थी, इसकी सिफारिश पर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना की गई थी। किस बैंक ने रेजिलिएंट केरल प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड 125 मिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट टू रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। जो रेजिलिएंट है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, कुछ बुरा होने के बाद या फिर कई सारी कठिनाइयाँ आने के बाद आप फिर से खड़े उठते हैं, ठीक है, फिर से आप अपने आप को संभालते हैं, उसको बोलते हैं रेजिलिएंट। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मतलब है। तो जिस तरह से केरल में जो, वैसे तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में ही जिस तरह से पैंडेमिक से जो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो उसी तरह से केरल में भी आई हैं। तो जो यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर्स होती हैं, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है, जो ये पैंडेमिक आई है कोरोना, तो इससे फिर से उभरने के लिए, फिर से खड़ा होने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक इनको 125 मिलियन यूएस डॉलर का जो है सपोर्ट करेगा। आपको जानना चाहिए जुनेद अहमद, ये वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया में। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। साथ ही इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। और हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में जो एमएसएमई सेक्टर है, इसके लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर का भी लोन प्रोवाइड कराया है। ये हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ा था। ट्विटर द्वारा भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जेरेमी केसल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय ट्विटर एज न्यू ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। तो देखिए आईटी रूल्स में कहा गया है कि जो है जो भी ये आपकी मतलब ये सोशल मीडिया जो कंपनी है, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स जो हैं, इनको ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करना है। लेकिन उसमें ये भी कहा गया है कि वो इंडिया बेस्ड होना चाहिए जो भी आप ऑफिसर बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक पेज फंस सकता है फिर से, क्योंकि ये तो अमेरिकन है, ठीक है। तो क्यों इनको नियुक्त किया गया है? क्योंकि धर्मेंद्र चतुर जो अब तक ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे, इन्होंने क्विट कर दिया है। ट्विटर के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी स्थापना मार्च 21, 2006 में हुई थी और इसके सीईओ जैक डोरसे हैं और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। और किसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था? जैक डोरसे, इवान विलियम्स, बिज स्टोन और नोआ ग्लास के द्वारा। भारत में व्हाट्सएप भुगतान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मनीष महात्मे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ व्हाट्सएप पेमेंट्स इन इंडिया। तो व्हाट्सएप के जो हेड ऑफ पेमेंट्स है इंडिया में, ये बनाए गए हैं मनीष महात्मे। साथ ही आपको जानना चाहिए व्हाट्सएप जो है ये 24 फरवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी, या इसका जो है गठन किया गया था। और इसके हेड हैं विल कैथकार्ट और इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है। साथ ही हाल ही में हमने पढ़ा था कि व्हाट्सएप ने जो अपने ग्रीवेंस ऑफिसर भारत में जो नियुक्त किए हैं, इनका नाम है परेश बी लाल। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। थ्री गोर्जियस डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर इज चाइना। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सूरीनाम? सो कैपिटल इज Paramaribo and currency is Suriname dollar. Which country will host the G7 summit in 2022? Answer is Germany. National Remote Sensing Center is located in which state? Answer is Hyderabad, Telangana. Deepika Kumari, Ankita Bhagat, Komalika Bari, Atanu Das and Abhishek Verma are associated with which sport? Answer is archery. तो देखिए आप अभी देख भी सकते हैं किस लिए न्यूज़ में थे सभी। दीपिका कुमारी जो है ये नंबर 1 बन गई हैं आर्चरी में, क्योंकि इन्होंने हाल ही में जो है वर्ल्ड कप जो हुआ है, आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ है पेरिस में, यहाँ पर गोल्ड जीता है। इसी तरह से अभिषेक वर्मा जो हैं इन्होंने भी गोल्ड जीता है मेंस कंपाउंड इवेंट में, ठीक है, आर्चरी वर्ल्ड कप जो कि पेरिस में हुआ है यहाँ पर। और आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं, 5 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। जिनको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराया है।
साथ ही फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको जानना चाहिए कि हमने अपने प्रीवियस सेशन में FATF के बारे में डिस्कस किया था, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको ये जानना चाहिए कि जो ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो इसमें होती है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट जो FATF की हम जो न्यूज़ में पढ़ते हैं, ये ऑफिशियल टर्म नहीं है। जो उनका पूरा चार्टर है उसमें कहीं पर भी इसको डिस्कस नहीं किया गया है, बल्कि इसको किस तरह से ऑफिशियल टर्म क्या है इसके लिए, तो ब्लैक लिस्ट की जो ऑफिशियल टर्म है ये है हाई रिस्क जुरिडिक्शंस सब्जेक्ट टू अ कॉल फॉर एक्शन, और ग्रे लिस्ट जो है इसके लिए जो ऑफिशियल टर्म है ये है जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। तो दोनों चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये भी आपको जाननी चाहिए कि ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट किससे संबंधित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इनकी ऑफिशियल टर्म क्या है, ऑफिशियली किस नाम से ये जाने जाते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं एक स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने इस बात को रखा था कि दोनों ही चीज़ें बताई जानी चाहिए, तो इसलिए आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें बता दी गई हैं। उमेश सिन्हा कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उमेश सिन्हा इज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। किस लिए न्यूज़ में है जानते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने उमेश सिन्हा जो कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर हैं, इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है, यानी कि इनका कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2022 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आपको जानना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी संविधान द्वारा इसको बनाया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इन सभी की इलेक्शंस कराती है। प्रेसिडेंट द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स इनको जो है अपॉइंट किया जाता है, और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 साल के लिए या फिर 65 साल की एज अगर इनकी हो जाए, तो दोनों में से जो भी पहले हो जाए। मान लीजिए पहले इनको 6 साल हो रहे हैं, भले इनकी एज 65 साल की नहीं हुई है तो ये रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए इनका 3 ही साल का कार्यकाल हुआ है लेकिन एज इनकी 65 साल की हो गई है, तब भी ये रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स, तो आपने यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स सुने होंगे और जो इलेक्शन कमिश्नर्स सुने होंगे, तो यहाँ पर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। तो 2-3 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और डायरेक्टर जनरल्स भी यहाँ पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये इलेक्शन कमीशन है इसको असिस्ट करते हैं इसके कार्य में। तो ये आप सेटअप देख सकते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं फिलहाल ये हैं सुशील चंद्र, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। देखिए फ्रेंड्स, पहले ये जो इलेक्शन कमीशन है ये सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। फिर 1989 में 2 एडिशनल कमिश्नर यहाँ पर ऐड किए गए। फिर 1990 में फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। फिर 1993 से और अब तक ये जो है 3 मेंबर वाली एक कमीशन बन गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की सहायता से मूलभूत शिक्षा में सुधार लाने के लिए किस राज्य ने साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आंध्र प्रदेश हैज इंट्रोड्यूस्ड साल्ट प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म फाउंडेशनल लर्निंग विद वर्ल्ड बैंक एड। एड मतलब सहायता। तो देखिए, आंध्र प्रदेश ने जो है साल्ट, इसका मतलब है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है किस लिए? जो बेसिक एजुकेशन है, जो स्कूल एजुकेशन है उसमें सुधार लाने के लिए, और इसके लिए ये वर्ल्ड बैंक से $250 मिलियन भी प्राप्त करेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा दिक्कत हो सकती है ऊपर देखने के लिए, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस तरह से रखा गया है, क्योंकि नीचे तक पूरा कंटेंट है अभी। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी और कैपिटल है अमरावती। अभी अमरावती ही कैपिटल है, ये आप याद रखिएगा। बाकी की जो आप कैपिटल हैं वो प्रपोज्ड हैं, अभी वो बनी नहीं है, केवल अमरावती यहाँ पर सिंगल कैपिटल है। देखिए फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी डांस, कोंदापल्ली टॉयस, एटिकोपा टॉयस, बोरा केव, बेलूम केव्स, अराकू वैली, हॉर्सले हिल्स, तिरुमाला टेम्पल, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। कोंडापल्ली टॉयस और एटिकोपा टॉयस ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से भारत अब टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए ये 2 टॉयज़ के जो हब हैं, जो ये जगह हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं दोनों ही। साथ ही कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कृष्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर, श्री सैलम टाइगर रिजर्व, श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क,
अटपका बर्ड सेंचुरी, नेलापत्तू बर्ड सेंचुरी और पोलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, ये सभी आंध्र प्रदेश में है। साथ ही आपको जानना चाहिए कृष्णपट्टनम पोर्ट, गंगावरम पोर्ट और काकीनाडा पोर्ट, ये भी आंध्र प्रदेश में है। साथ ही अरमाकोंडा, ये आंध्र प्रदेश और ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने वर्चुओसो इन्फोटेक में 7.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो HDFC बैंक हैज एक्वायर्ड 7.4% स्टेक इन वर्चुओसो इन्फोटेक। तो HDFC और इसकी सब्सिडरी फर्म जो है HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड, इन्होंने 7.4% स्टेक इसमें लिए हैं। आपको जानना चाहिए HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। अगर हम HDFC बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें जनवरी 2021 से अब तक के, तो देखिए आपको जानना चाहिए HDFC बैंक ने एक स्मार्टअप उन्नति प्रोग्राम लॉन्च किया। साथ ही HDFC बैंक ने डॉक्टर्स डे जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, इस दिन सलाम दिल से इनिशिएटिव इसको लॉन्च किया है। साथ ही HDFC बैंक ने कहा है कि हम 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। साथ ही HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर, इन दोनों ने मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया है, ईवा, इसको भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी इसको लॉन्च किया है। HDFC बैंक को एशिया मनी द्वारा इंडिया का बेस्ट बैंक बताया है, किसके लिए? SME के लिए, यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए बेस्ट बैंक इन्होंने बताया था। साथ ही HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो कैंपेन भी लॉन्च किया था और HDFC बैंक और रेड FM ने मिलकर टैलेंट अनलॉक्ड इस प्रोग्राम को भी लॉन्च किया था। ये सभी हमने MCQs फॉर्मेट में भी किए हुए हैं, ये आपको यहाँ पर रिवीजन पर्पस के लिए बताए गए हैं। शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अभिमन्यु मिश्रा हैज बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री। तो अभिमन्यु मिश्रा जो कि 12 साल 4 महीने और 25 दिन के रहे जब इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया, तो ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अब तक के चेस के इतिहास में। तो ये न्यू जर्सी से हैं, अमेरिका से, और ये इन्होंने जो है 2500 ईलो रेटिंग बैरियर, ये पॉइंट्स इन्होंने प्राप्त कर लिए। देखो जो ईलो है या फिर ELO, आप जो भी इसको कहना चाहें, वैसे तो ये और भी स्पोर्ट्स में जो है टर्म यूज़ की जाती है, पर शतरंज में ये जो है मेनली यूज़ की जाती है। तो यदि 2500 ईलो रेटिंग पॉइंट्स अगर कोई जो चेस प्लेयर है वो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ये सर्जी कार्जकिन, ये जो थे इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो इन्होंने साल 2002 में ये रिकॉर्ड बनाया था, यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर ये बने थे। तब इनकी जो एज थी ये 12 साल 7 महीने थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किस राज्य ने यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। महाराष्ट्र हैज साइंड एन MOU विद द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार का जो प्रोग्राम है ACT फॉर ग्रीन, तो इसके तहत इसने UK गवर्नमेंट यानी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि जो भी जो आपके ये स्टार्टअप्स हैं तो ये जो है मार्केट को इजीली अप्रोच कर सकें, इस साइड भी और UK की साइड भी। साथ ही आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और कैपिटल मुंबई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, नागपुर में है, याद रखिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र में सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, इन तीनों के ही हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा केव्स और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, ये सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। साथ ही हाल ही में लोनार लेक जो कि महाराष्ट्र में है, इसे रामसर वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। और पिछले साल यानी 2020 में ही जनवरी के महीने में नंदोर मधवेश्वर वेटलैंड, ये महाराष्ट्र की फर्स्ट रामसर साइट बनी थी। इसके बाद बनी लोनार लेक। आगे बढ़ते हैं। साथ ही भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, राधानगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नगजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, मेलघट टाइगर रिजर्व, शाहदरी टाइगर रिजर्व,
नवेगांव नेशनल पार्क और महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी महाराष्ट्र में है। तो काफ़ी कुछ हमने महाराष्ट्र के बारे में और आंध्र प्रदेश के बारे में आज कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने क्रोएशिया के ओसीचेक में ISSF महिला विश्व कप की किस पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 25 मीटर का जो इवेंट था उसमें इन्होंने राही सरनोबत इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। पिस्टल इवेंट है ये, तो इंडियन शूटर है राही सरनोबत। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि किस इवेंट में, तो 25 मीटर के इवेंट में इन्होंने जीता है। कहाँ पर हुआ ये? क्रोएशिया में हुआ है। उस भारतीय पैरा शूटर का नाम बताइए जिसने पेरू में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया और स्वर्ण पदक जीता है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है जो पैरा स्पोर्ट्स होते हैं उनकी, तो पैरा शूटर्स। आंसर होगा इसका रोबिना फ्रांसिस। सो रोबिना फ्रांसिस is the Indian parachuter who has set a world record and won herself the gold in the 10-meter air pistol para women event at the World Shooting Para Sport Cup in पेरू। तो देखिए कहाँ पर हुआ है वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप, ये हुआ है पेरू में। तो यहाँ पर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की इसलिए बताया जा रहा है, अगर आप में से कोई मध्य प्रदेश से हैं जो हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं तो याद रखिएगा इस तरह के पूछ ले जाते हैं आपके स्टेट एग्जाम में कि रूबीना फ्रांसिस किससे संबंधित है, क्योंकि आप ही के स्टेट से हैं तो पूछ ले जाते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? पेरू में हुआ है और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीता है। QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग के नवीनतम संस्करण में भारत में किस IIM को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IIM बेंगलुरु has been ranked the best in India in the latest edition of QS Executive MBA rankings। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए IIM बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, इसका जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है एंटरप्राइजेज मैनेजमेंट में, तो इसको बेस्ट बताया गया है इंडिया में। किसने बताया है? QS एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग्स ने। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबली जो है IIM बेंगलुरु की रैंक जो है 39th है। और अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो इसमें IIM बेंगलोर की रैंक जो है ये 10th है। और अगर हम ओवरऑल बात करें ग्लोबल यानी पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो फ्रांस का HEC पेरिस ये जो है टॉप EMBA रैंकिंग इसने प्राप्त की है, यानी एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग में ये पहले नंबर पर है। इसके बाद है US का वार्टन स्कूल और तीसरे नंबर पर है स्पेन का IESE बिजनेस स्कूल। उस टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो सरकार के मिशन कर्मयोगी के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधारों में सहायता करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ST शिबू लाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ अ टास्क फोर्स विच विल असिस्ट गवर्नमेंट इन मेजर ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स थ्रू मिशन कर्मयोगी। देखिए फ्रेंड्स, मिशन कर्मयोगी ये हाल ही में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जानेंगे इसके बारे में। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स चाहती है, यानी जो नौकरशाही है उसमें कुछ सुधार चाहती है, कुछ स्किल देना चाहती है, एटिकेट्स वगैरह ये सभी जो है सुधार लाना चाहती है नीचे से ऊपर तक के स्तर पर। तो इसके लिए इन्होंने मिशन कर्मयोगी जो है एक शुरू किया था प्रोग्राम। तो अब कहा गया है तो इसी मिशन कर्मयोगी के तहत एक इन्होंने कमेटी बनाई है 3 लोगों की। तो उसके जो चेयरपर्सन है ये बनाए गए हैं इस इन्फोसिस के फॉर्मर CEO ST शिबू लाल। तो ये जो है इसमें अपने इनपुट्स देंगे, ये कमेटी अपने सुझाव देगी किस तरह से ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। और 3 मेंबर्स की कमेटी है, तो एक तो ST शिबू लाल हो गए, बाकी के 2 हैं गोविंद अय्यर और पंकज बंसल। मिशन कर्मयोगी याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी, ये इसका जो है पूरा एक साथ इसको इस तरह से बोला जाता है। इस प्रोग्राम को किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस के द्वारा। सिवन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सिवन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी। तो फिल्म मेकर थे ये और फोटोग्राफर थे, और इनको केरल का फर्स्ट प्रोफेशनल प्रेस फोटोग्राफर भी कहा जाता है। नाम है इनका शिव शंकरन नायर, इनको शिवन नाम से ज़्यादा जाना जाता है।
निम्नलिखित में से किसने लाखों MSME और गिग वर्कर्स को सशक्त बनाने के लिए इंस्टामोजो के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मास्टर कार्ड हैज़ पार्टनर्ड विद इंस्टामोजो टू एम्पावर मिलियंस ऑफ MSMEs एंड गिग वर्कर्स। ये टर्म आपको जाननी चाहिए। गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? देखिए, गिग वर्कर्स का मतलब होता है जो फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर जो टेम्परेरी वर्क जो करते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम वर्क जिनके पास नहीं होता है, उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। यानी अगर आपको काम पड़ा है तो आपने तुरंत किसी को बुलाया है, जब काम पूरा हो गया तो फिर उसके बाद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। जैसे कई घर में डेली जैसे बर्तन साफ़ करने के लिए या फिर जो झाड़ू पोछा के काम होते हैं उसके लिए लगा के रखते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई आते हैं उसको साफ़ करने के लिए। लेकिन जब आपके घर में कोई शादी समारोह होता है तब आप उतने टाइम के लिए 4-5 दिन के लिए किसी को हायर कर लेते हैं कि भाई आप जो है हमारे घर में ये काम करोगे, तो उसको बोलते हैं गिग वर्कर। एक वो टेम्परेरी वर्क है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंस्टामोजो ये बेंगलुरु बेस्ड जो है कंपनी है और इसके CEO और को फाउंडर हैं संपद स्वैन। बाकी अगर हम मास्टर कार्ड की बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बंगा और प्रेसिडेंट एंड CEO है माइकल मीबैक। द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में सुरभि ई टैग लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च्ड सुरभि ई टैग इन पार्टनरशिप विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। तो देखिए, सुरभि ई टैग नाम का ये एक डिजिटल टैग इन्होंने बनाया है द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशंस ने। तो किसके साथ मिलकर बनाया है? जो ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है, तो इसके लिए देखिए जो एनिमल्स जो होते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है। तो जो ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है, इसका काम थोड़ा आसान करने के लिए, ताकि जो एनिमल्स हैं उनकी पहचान आसानी से हो सके, उसके लिए इन्होंने ये सुरभि ई टैग बनाया है। ये डिजिटल टैग है। देखिए, तो किस लिए? टू आइडेंटिफाई कैटल बेस्ड ऑन मोजल आइडेंटिटी। मोजल आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? जो ये आगे का हिस्सा होता है ना, इसकी फ़ोटो ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं मजल। किसी भी एनिमल का जो ये आगे का जो उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मजल। मजल का मतलब ये भी होता है किसी की आवाज़ दबाना। जैसे आप कह सकते हैं कि जो प्रेस है उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो आप कह सकते हैं कि प्रेस को मजल किया जा रहा है। तो इस हिस्से की अब ये फ़ोटो लेंगे और उससे जो है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस आसानी से पहचान कर सकेगा। तो इस तरह से जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी पहचान की जाती है। भारत की पहली फेंटन उत्प्रेरक रिएक्टर परियोजना किस राज्य में खोली गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इंडियाज फर्स्ट फैंटम कैटालिटिक रिएक्टर प्रोजेक्ट हैज़ बीन ओपनड इन गुजरात। तो देखिए, ग्रीन एनवायरनमेंट सर्विसेज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन्होंने जो है एक एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, यानी जो वेस्ट वाटर होता है उसका ट्रीटमेंट, एक इस तरह की एक टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है फेंटन कैटालिटिक रिएक्टर। तो कहाँ पर लॉन्च की गई है? गुजरात में। थल सेनाध्यक्ष स्ट्रेटजी के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो संजीव कुमार शर्मा टुक ओवर एज द डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी, और इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह को जो है सक्सीड किया है क्योंकि ये रिटायर हो गए हैं। एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा RV रविंद्रन। तो देखिए, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं NV रमन्ना, तो इन्होंने एक बुक लॉन्च की है एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस। इसके राइटर हैं RV रविंद्रन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनेश शाह एज्यूम्ड एडिशनल चार्ज एज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन। तो 6 महीने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अगर हम इसकी बात करें तो 16 जुलाई 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर रहे हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि आप फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर्स आनंद गुजरात में है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ एंडेड अ 149 ईयर ओल्ड दरबार मूव ट्रेडिशन। जानते हैं इसके बारे में।
तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने 149 साल पुरानी एक ट्रेडिशन या परंपरा है जिसका नाम है दरबार मूव, इसको समाप्त कर दिया है। देखिए इस प्रथा के समाप्त होने से 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत देखने को मिलेगी। आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की 2 राजधानियां यानी कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू है। तो 1872 में यहाँ के डोगरा रूलर महाराजा रणबीर सिंह ने एक परंपरा शुरू की जिसके तहत हर 6 महीने में राजधानी बदलने के साथ सभी फाइल्स, एम्प्लॉयज़ और बाकी का सेटअप एक राजधानी से दूसरी राजधानी स्थित सचिवालय ले जाया जाता था। अब जब राजधानी बदलती है तो एम्प्लॉयज़ के रहने की व्यवस्था फिर से करनी होती है, ट्रैवल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटली कार्य करने लगा है तो इस परंपरा की अब आवश्यकता नहीं रह गई है, इसलिए इसे दरबार मूव को समाप्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे छोटी जंगली सुअर प्रजाति पिग्मी हॉग को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग स्पीसीज पिग्मी हॉग हैज़ बीन रिलीज्ड इन मानस नेशनल पार्क। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये वर्ल्ड की रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग स्पीसीज है, इसका नाम है पिग्मी हॉग। तो इसको आसाम के मानस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। साथ ही फ्रेंड्स आपको जानना चाहिए आसाम में 7 नेशनल पार्क अब हो गए हैं। मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क और राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क इनको हाल ही में मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया किस देश की वायुसेना की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करने वाले पहले विदेश सेवा प्रमुख बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया हैज़ बिकम the first foreign service head to review Air Force passing out parade of Bangladesh। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं RKS भदौरिया। तो इन्होंने जो बांग्लादेश की एयरफोर्स है तो उसकी जो पासिंग आउट परेड है उसको रिव्यू किया है या उसको समीक्षा की है। और ये पहली दफ़ा है जब किसी फॉरेन एयर चीफ ने बांग्लादेश की जो पासिंग आउट परेड है उसको रिव्यू किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा द्वारा डोप परीक्षण में विफल रहने पर प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अंशुला राव हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप बैन बाय द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश की वुमेन क्रिकेटर हैं अंशुला राव। तो ये डोप टेस्ट में फेल हो गई हैं, यानी इन्होंने कुछ इस तरह के मादक पदार्थ लिए हैं या स्टेरॉइड लिए हैं जो कि नहीं लेने चाहिए अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया है। आपको जानना चाहिए जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसके CEO हैं नवीन अग्रवाल। इसी तरह से जो वर्ल्ड वाइड एक एजेंसी है उसका नाम है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा, उसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और जो ये नाडा है इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए एक व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड सैल्यूट डॉक्टर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। तो देखिए डॉक्टर्स डे जो हमने 1 जुलाई को मनाया है तो इस दिन ICICI बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर्स नाम से जो है कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस लॉन्च किया है। यानी कि कई तरह की जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो डॉक्टर्स को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। डॉक्टर के साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बात करें ICICI बैंक की तो इसके MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। अगर फ्रेंड्स हम जनवरी 2021 से अब तक के ICICI बैंक से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें जो कि हमने MCQs में भी किए हैं तो यहाँ पर आपके रिवीजन पर्पस के लिए बता देते हैं। ICICI बैंक ने मर्चेंट स्टैक नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। साथ ही इसने जापान के MUFG बैंक के साथ एक MOU साइन किया है। साथ ही फास्टैग इशू करने के लिए ICICI बैंक और फ़ोनपे इन दोनों ने पार्टनरशिप की है। साथ ही ICICI बैंक ने अपनी जो UPI ID फैसिलिटी है इसको अपना डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स जिसका नाम है इसके साथ लिंक कर दिया है। साथ ही ICICI बैंक ने InstaFX मोबाइल ऐप इसको लॉन्च किया है फॉरेक्स पार्टनर्स के लिए।
साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने नियो जो कि एक फिनटेक कंपनी है इसके साथ एक टाई अप किया है, किस लिए? एमएसएमईज को प्रीपेड कार्ड इशू करने के लिए। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स इसको भी लॉन्च किया है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने नवा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में अपना बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो नितिन गडकरी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो एमएसएमईज को जो है मेंटरशिप प्रोवाइड यहाँ पर कराई जाएगी जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा। बात करें इंडियन बैंक की तो हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके सीईओ पद्मजा चुंदुरु हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 3। 3 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और इस साल यानी 2021 में इसका थीम रहा है रिबिल्ड बेटर टुगेदर। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो विवेक राम चौधरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और इन्होंने किसे सक्सीड किया है? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा को। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि जो लेफ्टिनेंट जनरल संजीव कुमार शर्मा हैं इन्होंने हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एट स्ट्रेटजी इस पद पर इन्होंने इस पद को संभाला है। किस कंपनी ने छोटे उद्यमियों के लिए शॉपसी ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च्ड शॉपसी ऐप फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए यदि कोई इंडिविजुअल जो है गुड्स का रीसेलर बनना चाहता है, उनको बेचना चाहता है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए वो इस प्लेटफॉर्म से ये सभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। शॉपसी इसका नाम दिया गया है ऐप का नाम। और आपको बता दें फ्लिपकार्ट की जो ओनर है ये वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। इस तरह के क्वेश्चन में फ्रेंड्स केवल आपको कीवर्ड्स पकड़ने होते हैं। शॉपसी इक्वल्स टू फ्लिपकार्ट बस। भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ $500 मिलियन लोन प्रोग्राम टू सपोर्ट इंडियाज इनफॉर्मल वर्किंग क्लास। तो जो अनौपचारिक श्रमिक वर्ग है भारत का, जो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो उन्होंने पैंडेमिक के कारण कई सारी मुश्किलें झेली हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तो उनको उसमें लोन प्रोवाइड कराने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन की सहायता प्रदान की है। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं इंडिया में, इनका नाम जुनेद अहमद है। हेडक्वार्टर्स वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं। एमडी एंड सीईओ अंशुला कांत हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं यहाँ पर कार्मेन रेनहार्ट। साथ ही जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन ही जो है भारत के जो एमएसएमई एंटरप्राइजेज है इसको सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने $125 मिलियन ये लोन भी अप्रूव किया है केरल का जो रेजिलिएंट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए। मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से किस एजेंसी ने लो कार्बन डॉट अर्थ लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो UNEP इन कोलैबोरेशन विद मैसिव अर्थ फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड लो कार्बन डॉट अर्थ। तो देखिए जो भी कार्बन उत्सर्जन है उसकी कमी करने के लिए एशिया पैसिफिक में उसमें जो है मतलब उसका स्तर नीचे लाने के लिए जो UNEP है यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ एक पार्टनरशिप करके लो कार्बन डॉट अर्थ इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है एशिया पैसिफिक के लिए। आपको जानना चाहिए UNEP का जो हेडक्वार्टर्स है ये नैरोबी केन्या में है और इसकी जो हेड है ये है इंगर एंडरसन। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन
बी। सो इंडियाज रैंक इज 20th इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक। तो स्टार्टअप से रिलेटेड है ये इंडेक्स। तो इसको किसने लॉन्च किया है? स्टार्टअप ब्लिंक ने। नाम क्या है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। भारत की रैंक है यहाँ पर 20वीं रैंक है भारत की। आपको बता दें अगर हम सिटीज़ की बात करें तो टॉप 1000 सिटीज़ में भारत की 43 सिटीज़ ने इस इंडेक्स में रैंक पाई है या जगह पाई है। और बेंगलुरु यहाँ पर 10वें नंबर पर है। अगर हम ग्लोबली सिटीज़ की बात करें तो 10वें नंबर पर बेंगलुरु है। अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस फॉलोड बाय यूके, इजराइल, कनाडा एंड जर्मनी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के 7वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फ्रांस होस्टेड द 7th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। तो देखिए जो फ्रेंच नेवी है इसने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम इसके 7th एडिशन को होस्ट किया है। तो जो भी इंडियन ओशन रीजन से लगती हुई कंट्रीज़ हैं उनकी नेवीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है ताकि वे उसमें जो है इस इंडियन ओशन रीजन में अपना कोऑपरेशन बढ़ा सके। आपको जानना चाहिए फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, यहाँ की करेंसी यूरो है, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर हैं जीन कास्टेक्स। संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन। तो जो शंभुनाथ श्रीवास्तव हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। इनको बनाया गया है इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का चेयरमैन और इन्होंने मुकुल सांगमा को सक्सीड किया है। आपको जानना चाहिए जो ये इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो भी यूनाइटेड नेशंस और इसकी जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं तो उनके जो भी प्रोग्राम हैं उनको प्रमोट करने का ये कार्य करती है। ITU के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियाज रैंक इज 10th इन द ITU's ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तो इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। तो इसमें भारत की जो रैंक है ये 10th बताई गई है। आपको जानना चाहिए इसमें पहले नंबर पर है US, उसके बाद UK और सऊदी अरबिया दोनों दूसरे स्थान पर है, फिर है एस्टोनिया तीसरे नंबर पर। आपको जानना चाहिए ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास माई जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड माई जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। तो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है माई जॉयस एंड सोरोस एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड। USA PGA ट्रेवलर्स का खिताब किसने जीता है? गोल्फ की यहाँ पर बात हो रही है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हैरिस इंग्लिश वॉन द USA PGA ट्रेवलर्स टाइटल। आपको जानना चाहिए जो हैरिस हैं ये अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मरियप्पन थंगवेलु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर एट द टोक्यो पैरालंपिक्स। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए जो मरियप्पन हैं ये हाई जंपर हैं, ये तो आपको जानना चाहिए। तो ये जो है जो टोक्यो में पैरालंपिक्स होने वाले हैं इसमें इंडिया के फ्लैग बियरर रहेंगे। देखिए जब भी किसी देश से जो कोई दल जाता है, खिलाड़ियों का दल जाता है तो सबसे आगे जो है एक फ्लैग बियरर रहता है जो कि देश को रिप्रेजेंट करता है, उस टीम को रिप्रेजेंट करता है। तो वो रहेंगे इस बार मरियप्पन थंगवेलु। आपको बता दें 2016 के जो रियो पैरालंपिक्स हुए थे इसमें इन्होंने T42 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और जो ये टोक्यो पैरालंपिक्स होने वाले हैं ये 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में खेले जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पुष्कर सिंह धामी इज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी से हैं और ये उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। ये तीरथ सिंह रावत को सक्सीड करेंगे।
इन्होंने हाल ही में जो है रिज़ाइन कर दिया था, तो इनको सक्सीड करेंगे। आपको बता दें ये उत्तराखंड के 10th CM हैं। उत्तराखंड जिसकी स्थापना 9 नवंबर साल 2000 में हुई थी, 21 साल में अब तक 10 चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बन चुके हैं। जबकि यहाँ पर जो भुवन चंद्र खंडूरी हैं और हरीश रावत हैं, ये तो 2-3 बार बन चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चलता रहता है, ये CM बदलते रहते हैं। केवल नारायण दत्त तिवारी इकलौते ऐसे CM यहाँ पर रहे हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए जो धामी है, पुष्कर सिंह धामी है, ये खटीमा असेंबली जो है यहाँ से MLA हैं। और ये जो खटीमा असेंबली आती है ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आती है। जो उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे करंट अफेयर्स देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये MLA हैं। ये हैं खटीमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि उत्तराखंड में अभी हाल ही में अब आगे पेपर होने वाले हैं आने वाले महीनों में, तो उनके लिए ये फैक्ट जानना ज़रूरी है। साथ ही आपको बता दें ये उत्तराखंड के यंगेस्ट एवर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए ये खटीमा से MLA है। पूरी बात यहीं पर है कि तीरथ सिंह रावत ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। देखिए जो तीरथ सिंह रावत हैं, आपको जानना चाहिए इस न्यूज़ के बारे में। जो तीरथ सिंह रावत हैं ये हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब इनको CM बनाया गया तो इनको 6 महीने के अंदर अंदर या तो MLA बनना था या फिर MLC बनना था। पर क्योंकि उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है तो MLC तो नहीं बन सकते थे, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए ये केवल यहाँ पर जो है MLA बन सकते थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये बन सकते थे, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। अब इनके जो ये 6 महीने हो रहे हैं ये सितंबर में पूरे हो जाते, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में अब अगले साल 2022 के शुरुआत में ही जो है विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है, यदि किसी राज्य में इलेक्शन होने हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होने हैं और उसके लिए 1 साल से कम का समय बचा हो, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को नहीं कराती है। अगर बाई इलेक्शन कोई होना हो, जैसे कि इनका अगर इलेक्शन होता, तो इस तरह की इलेक्शन नहीं कराती है, फिर पूरा इलेक्शन ही कराती है, जो कि अब उत्तराखंड में 2022 में होंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने जो है यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराया है। तो तीरथ सिंह रावत जो है ये सितंबर जब आता तो अपने आप ही ये इस पद से जो है अयोग्य साबित हो जाते हैं। तो इन्होंने पहले ही यहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि यहाँ पर गंगोत्री की सीट जो है वो खाली थी, तो लेकिन वहाँ से इन्होंने जो है लड़ना सही नहीं समझा। तो इस तरह से पूरी पॉलिटिक्स यहाँ पर चलती है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोमाना पटेल हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो माना पटेल ये गुजरात से है, ये बनी है फर्स्ट फीमेल बनी है और ओनली थर्ड स्विमर बनी है। यानी कि इनसे पहले 2 स्विमर और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये हैं श्रीहरि नटराज और सजन प्रकाश। तो ये फर्स्ट फीमेल बनी है माना पटेल और तीसरी स्विमर ये बनी है। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, ये भी स्विमर हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, गोल्फर अदिति अशोक ये भी फर्स्ट फीमेल इंडियन गोल्फर बनी है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। निम्नलिखित में से किसे कुवेम्बु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सर डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा हैज़ बीन अवॉर्डेड द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। तो देखिए उड़िया पोइट हैं, यानी जो उड़ीसा के ये पोइट हैं, यहाँ के कवि हैं डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। तो उड़िया लैंग्वेज में ये लिखते हैं, तो इनको दिया गया है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार और इसमें इनको जो है कैश प्राइज मिला है 5 लाख रुपए का। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष या अध्यक्षा कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन, जिसे आप परिसीमन आयोग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। जानते हैं क्यों चर्चा में है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है यानी परिसीमन आयोग है, इसकी जो चेयरपर्सन है जस्टिस रिटायर्ड मिसिज रंजना प्रकाश देसाई। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये जम्मू एंड कश्मीर को विज़िट करेंगी। तो विज़िट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, क्यों करेंगी ये अभी हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिलिमिटेशन प्रोसेस होना है इसके लिए। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, इसके तहत कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है डिलिमिटेशन हम कराएंगे। अब देखिए जानते हैं इसके बारे में। पहले तो आप ये जान लीजिए
कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है इसमें एक तो ये चेयरपर्सन है, साथ ही यहाँ पर 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी इसमें होते हैं, साथ ही 5 एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं। अब ये 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से हैं? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि सुशील चंद्र हैं, और दूसरे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा। देखिए फिर से आ गया एक्स ऑफिशियो, मैंने आपको बताया था एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, यानी कि ये पर्सन सुशील चंद्र और के शर्मा इसलिए इस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर हैं क्योंकि ये इस पद पर हैं, और इस पद पर जो भी व्यक्ति होगा वो इसका मेंबर होगा, तो इसलिए इन्हें बोला जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो अगर यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और होते तो वो यहाँ पर मेंबर होते, तब सुशील चंद्र नहीं होते, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी के हिसाब से नहीं जा रहे हैं, जिस पद पर वे काबिज हैं उसके हिसाब से मेंबर हैं, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है इसका जो काम होता है वो क्या होता है, किसी भी राज्य में जो लोकसभा या फिर जो वहाँ की असेंबली है तो उसमें जो भी उसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन आती है तो उसको जो है इस तरह से डिवाइड करना ताकि जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग समान पॉपुलेशन बटी रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई कहीं पर कम पॉपुलेशन हो गई। तो ये जो है वैसे तो हर एक विधानसभा हर एक लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा बोला गया था, पर ऐसा जो है अमूमन पार्टीज कराती नहीं है। तो ये काम होता है डिलिमिटेशन कमीशन का। और साथ ही आपको जानना चाहिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इसका जो ऑर्डर होता है उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो इसका ऑर्डर होता है ये लोकसभा और जिस भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए किया गया है डिलिमिटेशन वहाँ पर रखा जाता है। और यह फैक्ट भी आपको जानना चाहिए कि 1952, 1962, 1972 और 2002 इसमें जो है डिलिमिटेशन कमीशंस जो हैं सेटअप की गई थी। पूछ लिया जाता है कि अब तक कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप की गई हैं, तो उसका आंसर होगा 1952, 1962, 1972 और 2002। और अब जो ये डिलिमिटेशन कमीशन होने वाली है, जो ये डिलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज होने वाली है ये 2001 सेंसस के हिसाब से होगी। मानसिक तनाव से लड़ने के लिए सुकून हेल्पलाइन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सुकून हेल्पलाइन टू फाइट मेंटल स्ट्रेस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरी हैं अरुण कुमार मेहता, तो इन्होंने एक फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है और सुकून इसको बोला गया है। ये इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। तो ये है वो हेल्पलाइन नंबर। तो जो भी मेंटल स्ट्रेस से हैं, जो भी, क्योंकि यहाँ पर जो है सुसाइड की घटना काफ़ी देखी जाती हैं, तो इसलिए कोई भी तनाव में ना आए तो इसके लिए ये हेल्पलाइन जारी की गई है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने 149 ईयर ओल्ड जो दरबार मूव ट्रेडिशन है इसको समाप्त कर दिया है। नवीनतम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो केन विलियमसन इज द नंबर 1 बैट्समैन इन द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स। तो देखिए ये न्यूजीलैंड के कैप्टन है केन विलियमसन, तो इन्होंने फिर से जो है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ अब तक नंबर 1 पर थे, इनको इन्होंने जो है पिछाड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर इस्तांबुल कन्वेंशन से कौन बाहर हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो टर्की हैज़ मेड एन एग्जिट फ्रॉम इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोआन, तो इन्होंने कहा है कि हम इस्तांबुल कन्वेंशन ऑन वायलेंस अगेंस्ट वीमेन से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो कन्वेंशन है ये जो है डाइवोर्स को जो है बढ़ावा दे रहा है और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनको भी बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए हम जो है इससे बाहर आ रहे हैं। जानते हैं इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में, तो आपको जानना चाहिए कि ये एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है और इसको काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था ताकि महिलाओं के ऊपर कोई भी वायलेंस हो तो उससे सख्ती से निपटा जा सके। तो 45 कंट्रीज़ ने इसका जो चार्टर है उसको साइन किया था, साथ ही यूरोपियन यूनियन ने भी साइन किया था। कब? 2011 में। और आपको बता दें टर्की ही फर्स्ट कंट्री था जिसने इस इस्तांबुल कन्वेंशन को साइन किया था, और अब ये पहली कंट्री है जो यहाँ से एग्जिट कर रही है।
भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर खोला गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम ओपन्ड एट बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, जिसे आप क्रांतिवीरा संगोली रायना रेलवे स्टेशन बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है ये पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहाँ पर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम मौजूद है। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा कितने प्रौद्योगिकी नवाचार मंच शुरू किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो 6 टेक्नोलॉजी इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो प्रकाश जावड़ेकर जो हैं ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ये हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको जानना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर जो है ये मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हैं। तो इन्होंने जो है 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स इनको लॉन्च किया है ताकि जो भारत में जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है वो सुचारू रूप से चल सके। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये आईआईटी मद्रास, सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और जो ये सभी इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इन सभी के द्वारा डेवलप किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस स्थान पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर एट गुवाहाटी, माफ़ कीजिएगा ग्वालियर। तो ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सेंटर को इनॉग्रेट किया है, इसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? ग्वालियर में। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कौशिक बासु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बार्सिलोना यानी कि जो स्पेन में है, ठीक है, स्पेन में है बार्सिलोना, तो यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट मोबाइल इवेंट इसको कहा जाता है। इसको हाइब्रिड फॉर्मेट में लॉन्च किया गया। हाइब्रिड फॉर्मेट का मतलब होता है कि ऑनलाइन भी और जो फिजिकल गैदरिंग भी यहाँ पर अलाउड थी, यानी कुछ लोग जो है यहाँ पर फिजिकली भी मौजूद रहे और कुछ लोगों ने जो है ऑनलाइन इसमें पार्टिसिपेट किया, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्मेट। किस राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वेस्ट बंगाल लॉन्च्ड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम इसको लॉन्च किया है। इसके तहत जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर उससे हायर स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, चाहे वो स्कूल के लिए हो चाहे वो कॉलेजेस के लिए हो। और इसमें बच्चों को जो है कोई भी गारंटर प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद इस लोन की गारंटी लेगी। साथ ही आपको जानना चाहिए वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल से जुड़े अगर हम कुछ स्टैटिक जीके की बात करें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जानना चाहिए कि सुंदरबंस ये वेस्ट बंगाल और कुछ हिस्सा इसका बांग्लादेश में आता है और ये लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड में। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर अरबरी फॉरेस्ट ये भी हैं, साल्ट ट्रीज के लिए जाने जाते हैं। साथ ही सुंदरबंस नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क ये सभी वेस्ट बंगाल में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट और बगडोगरा एयरपोर्ट ये सभी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं।
साथ ही आपको जानना चाहिए कोलकाता मेट्रो ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रो रेल सिस्टम है जो कि 1984 में ओपन की गई थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फ्रेंड्स कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि दार्जिलिंग कहाँ पर है, तो दार्जिलिंग सिटी जो है ये वेस्ट बंगाल में आती है। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता ये ओल्डेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी है इंडिया की। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन म्यूजियम वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है। साथ ही हावड़ा ब्रिज आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एन वेणुधर रेड्डी टुक चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल होंगे एन वेणुधर रेड्डी। आपको बता दें ऑल इंडिया रेडियो को 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है। ये आपको जानते हैं कि जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक रेडियो ब्रॉडकास्टर है और ये प्रसार भारती की एक डिवीज़न है, यानी उसकी ही एक शाखा है और 1936 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। साथ ही इसका मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। मिथाली राज ने सभी प्रारूपों में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो चार्लोट एडवर्ड्स रिकॉर्ड मिथाली राज ब्रोक टू बिकम द हाईएस्ट रन गेटर इन विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। तो देखिए जानते हैं, तो इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है मिथाली राज, तो ये अब जो है महिला जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर बन गई हैं। तो 10,277 रन इनके हो गए हैं। इनसे पहले इंग्लैंड की जो बैट्समैन रही चार्लोट एडवर्ड्स, इनके रन थे 10,273 रन थे इनके। तो सभी फॉर्मेट्स की यहाँ पर बात हो रही है। सभी फॉर्मेट्स में टोटल जो है सबसे हाईएस्ट रन गेटर मिथाली राज बन गई हैं। और आपको जानना चाहिए हाल ही में 22 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली, यानी कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली भी ये दूसरी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गई है। इनसे पहले केवल सचिन तेंदुलकर ने 22 साल जो है क्रिकेट खेला था। साथ ही हाल ही में ये 6,000 रन से ज़्यादा बनाने वाली इकलौती विमेन क्रिकेटर हैं वनडे इंटरनेशनल की अगर हम बात करें। सरल पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सरल पेंशन स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी LIC के द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए 1 जुलाई 2021 से ये अस्तित्व में आई है योजना और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? LIC के द्वारा। नाम क्या है? सरल पेंशन योजना। तो एक इंडिविजुअल इमीडिएट एन्युइटी प्लान है, जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए इस प्लान में जो है 40 से 80 साल के जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें इन्होंने कहा है कि मिनिमम एन्युइटी ये 12,000 प्रति वर्ष रहने वाली है। हालांकि इस योजना के बारे में अभी पूरी डिटेल सामने नहीं है। आपको बता दें एन्युइटी का मतलब होता है जब आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले जो आपको रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न आपको तुरंत भी मिल सकता है। मान लीजिए आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया और तभी से आपको रिटर्न मिलना शुरू हो सकता है, या फिर कुछ टाइम पीरियड बाद, यानी कि 5 साल बाद या 10 साल बाद। तो 2 तरह से ये रिटर्न मिलता है, इसको बोलते हैं एन्युइटी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही हमने हाल ही में जाना था कि LIC के जो चेयरमैन हैं MR कुमार, इन्होंने अपने जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके लिए EPGS इस तरह का एक पोर्टल लॉन्च किया था। साथ ही LIC के बारे में आपको जानना चाहिए 1 सितंबर 1956 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो स्लोगन है ये है योगक्षेमम व्यायामहम। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लिया गया है, तो ये भगवत गीता से लिया गया है। इंग्लिश में इसका अगर ट्रांसलेशन करें तो इसका अर्थ होता है योर वेलफेयर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो BR कृष्णा टुक ओवर एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड और इन्होंने रिप्लेस किया है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को, जो कि अब जो है वाइस चीफ बन गए हैं एयरफोर्स में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस राज्य के सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये अगस्त 2021 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी ये चालू कर दिया जाएगा। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर और मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट है। यदि आप उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए ये 340 किलोमीटर लंबा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। और ये लखनऊ को आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर और अमेठी से कनेक्ट करेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप जानते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और कैपिटल है लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम किस संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है या डेवलप किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम हैज़ बीन डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। तो देखिए डीआरडीओ ने अभी जो है इस सिस्टम को डेवलप किया है, शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। तो इस तरह के 12 सिस्टम इन्होंने लॉन्च किए हैं, 10 मीटर के हैं ये। यानी कि देखिए जब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ इमरजेंसी पड़ जाती है तो अपने आप ही एक ब्रिज बनाना पड़ता है। तो ये जो है ट्रक पर ही जो है ये इस तरह की ब्रिज का पूरा सेटअप होता है। जैसे ये ओपन होता है यानी फोल्डिंग वाले होते हैं ये ब्रिज, तो जैसे इसको ओपन करते हैं तो एक ब्रिज का ये कार्य करते हैं। तो इनको लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? जो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवणे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए डीआरडीओ की एक लैब है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट पुणे, तो इनके द्वारा ये बनाया गया है LNT के साथ सहयोग के बाद। डीआरडीओ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। साथ ही इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। किस देश ने छठी ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया होस्टेड द 6th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। तो देखिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म है प्रहलाद सिंह पटेल, तो इन्होंने 6th ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग इसको होस्ट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इस जो समिट है, जो ये मीटिंग हुई, इसका थीम रहा है बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चरल सिनर्जी। और इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के जो कल्चर मिनिस्टर्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए फ्रेंड्स 2021 में जो ब्रिक्स समिट है ये 13th ब्रिक्स समिट होने वाली है और इसका जो थीम है ये है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो ये थीम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। साथ ही आपको बता दें कि भारत इसको होस्ट कर रहा है 2021 में और ये तीसरी दफ़ा है जब भारत इसको जो है होस्ट कर रहा है। इससे पहले 2012 और 2016 में भी भारत ब्रिक्स समिट को होस्ट कर चुका है। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 4। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है जो आपके US के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, इनको इस मौके पर जो है बधाई दी है। पोर्टस का मतलब होता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कई जगह आप इसी तरह से देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि US प्रेसिडेंट के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे ये 4 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार 2021 में 245वीं एनिवर्सरी ये मनाई जा रही है। जो अमेरिकन कॉलोनीज थी तो इनको ब्रिटिश राज से जो है स्वतंत्र कराया गया था। आपको बता दें इसी दिन यानी 4 जुलाई 1776 को ही डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इसको पास किया गया था। और जो ये पूरा जो ड्राफ्ट था, जो ये डिक्लेरेशन था, इसको तैयार किया गया था थॉमस जेफरसन द्वारा। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसे हाल ही में युवा मामलों और खेल मंत्रालय से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली, इसके अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो संतोष कुमार अग्रवाल इज द प्रेसिडेंट ऑफ वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन।
तो देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इन्होंने वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन, इसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के रूप में मान्यता दी गई है, ताकि जो किक बॉक्सिंग है, जो किक बॉक्सिंग स्पोर्ट है, इसको भारत में जो है अच्छे से प्रमोट किया जा सके। और इसका जो ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं, ये फरीदाबाद हरियाणा में है। सीसीआई ने किस कंपनी द्वारा एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सीसीआई अप्रूव्ड एक्विजिशन ऑफ एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड बाय अडानी ग्रीन एनर्जी। तो सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने कहा है कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड में 100% जो है अपने जो है इसको एक्वायर कर सकता है, हिस्सेदारी ले सकता है। किसके थ्रू? कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूव किया है। और साथ ही एक और चीज़ अप्रूव की है यहाँ पर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है टेक डेटा कॉरपोरेशन, इसको सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ मर्ज होने की मंजूरी दी गई है। तो देखिए मर्जर और एक्विजिशन में अंतर होता है। मर्जर का मतलब होता है कि एक एक्स कोई एंटिटी है, वो वाई एंटिटी के साथ अगर मर्ज हो रही है तो एक नई एंटिटी डेवलप की जा रही है। जैसे आइडिया और वोडाफोन, इन दोनों का मर्जर हुआ तो ये बने वीआई। और इसी तरह से अगर हम बात करें एक्विजिशन की, तो एक्विजिशन में मतलब होता है कि कोई जो है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी अपने से लेस फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनी को जब उसमें जो है अपनी हिस्सेदारी ले लेती है, उसमें अपना जो है बड़ा शेयर ले लेती है, तो उसको बोलते हैं एक्विजिशन। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज नहीं हुआ है, बल्कि उसको एक्वायर किया है उसने, यानी कि उसमें जो हिस्सेदारी है, जो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो वॉलमार्ट ने ली है। तो ये मतलब होता है मर्जर में दो एंटिटी मिलकर एक नई एंटिटी बनाते हैं, जबकि एक्विजिशन में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है फाइनेंशियली, वो अपने से कम फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लेती है, यानी उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी ले लेती है। साथ ही आपको जानना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको 14 अक्टूबर 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता। जनरली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद यही रहता है कि कंट्री में जो है कोई मोनोपोली ना रहे, कंपटीशन बना रहे। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू बिल्ड एन एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये कहाँ पर बनेगा? यहीं पर ही बनेगा, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। किस एजेंसी को ओसीओ ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इन्वेस्ट इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द ओसीओ ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड। और किस लिए दिया गया है? क्योंकि इसको बोला गया है वर्ल्ड की मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। देखिए जो इन्वेस्ट इंडिया है, इसको 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस मकसद से? ताकि भारत में जो इन्वेस्टमेंट है उसको प्रमोट ये कर सके। ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है, इसके अंतर्गत ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट एक वेंचर है। निम्नलिखित में से किसने आपातकालीन डेटा ऋण सुविधा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो रिलायंस जियो लॉन्च्ड इमरजेंसी डेटा लोन फैसिलिटी। तो देखिए इसमें इन्होंने ये कहा है कि कोई भी जो इनका कस्टमर है वो 1 GB ईच के जो है 5 बार इस तरह के डेटा लोन ले सकता है, यानी कि 5 GB का डेटा लोन एक सब्सक्राइबर ले सकता है और उसको बाद में पे कर सकता है। हालांकि पूरी कंडीशन नहीं बताई है कि कितने टाइम पीरियड बाद उसको जो है ये पे कर सकता है। तो आप देख भी सकते हैं। It aims to provide prepaid users the facility to avail up to 5 data loan packs of 1 GB each, translating into 5 GB of data loan for a subscriber। तो इमरजेंसी डेटा लोन लॉन्च किया है रिलायंस जियो ने। ऑपरेशन खुखरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
सो राजपाल पुनिया इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ऑपरेशन खुखरी। तो देखिए ऑपरेशन खुखरी जो रहा ये इंडियन आर्मी का मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल मिशन रहा है। तो वेस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है सीरा लियोन। तो देखिए यहाँ पर जो है साल 2000 में 200 इंडियन पीस कीपर्स यहाँ पर भेजे गए थे ताकि वो जो ये कंट्री है सीरा लियोन यहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके। किसके खिलाफ? जो यहाँ पर एक ये रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट है, ये एक रिबेल ग्रुप है, तो इसके खिलाफ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सके, इसलिए यहाँ पर 200 इंडियन पीस कीपर्स को भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो है ट्रेजेडी हो गई थी, ये लोग भी फंस गए थे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने जो है ये ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन खुखरी। तो इसी के बारे में बताया गया है इस बुक में। तो देखिए मेजर जनरल पूनिया ने लिखा है और इनकी जो डॉटर हैं दामिनी पूनिया, ये इसमें को ऑथर हैं। तो दोनों नाम याद रखिएगा, मेजर जनरल पूनिया और दामिनी पूनिया। टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बजरंग पुनिया, MC मैरी कॉम या फिर मनप्रीत सिंह। सो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये कहा है कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर जो है MC मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन है मनप्रीत सिंह, ये टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो भारत का जो पूरा दल जाएगा उसमें फ्लैग बेरर होंगे, जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने ये भी कहा है कि जो रेसलर हैं बजरंग पुनिया, ये क्लोजिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग बेरर होंगे। फ्लैग बेरर मतलब जैसे आप ये देखते हैं पूरा जो है पीछे पूरा दल चलता है, फिर आगे ये फ्लैग लेकर रखते हैं। तो क्लोजिंग सेरेमनी में होंगे बजरंग पुनिया और ओपनिंग सेरेमनी में होंगे MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेंगे। साथ ही टोक्यो पैरालंपिक्स गेम ये 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेंगे। और हाल ही में हमने क्या पढ़ा था कि जो टोक्यो पैरालंपिक्स हैं इनके लिए जो भारत के फ्लैग बियरर रहेंगे ये रहेंगे मरियप्पन थंगवेलु। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध बैंक बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियन ओवरसीज बैंक हैज बिकम द सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवर ₹50,000 करोड़। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, आप सभी जानते हैं। तो अब ये सेकंड मोस्ट वैल्यूड यानी दूसरा सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया है SBI के बाद। और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 50,000 करोड़ को जो है क्रॉस कर गई है। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है आप टोटल शेयर की वैल्यू जो है उसकी बता रहे हैं। अब मान लीजिए इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके टोटल शेयर जो है ये 1000 है और हर एक शेयर की कीमत जो है 10 रुपीज़ है। तो अब आप अगर 1000 को 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाता है 10,000। तो यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। तो इस तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट किया जाता है। साथ ही हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसके MD एंड CEO हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता और हेडक्वार्टर्स है चेन्नई तमिलनाडु में। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंटार्कटिक महाद्वीप के लिए नया रिकॉर्ड उच्च तापमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एज पर द यूनाइटेड नेशंस 18.3 डिग्री सेल्सियस इज द न्यू रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर फॉर द एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा है कि पिछले साल 6 फरवरी को अंटार्कटिक में जो अर्जेंटीना का एक रिसर्च स्टेशन है एस्परेंजा रिसर्च स्टेशन, तो यहाँ पर 18.3 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रीड किया गया और ये जो है अब तक का हाईएस्ट टेम्परेचर है जो अंटार्कटिक पर रिकॉर्ड किया गया है। 18.3 बहुत ज़्यादा है अगर आप अंटार्कटिक की बात करें। साथ ही इससे पहले जो हाईएस्ट रहा है ये 24 मार्च 2015 को रिपोर्ट किया गया था 7.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही फ्रेंड्स अगर हम इससे जुड़े अगर भारत से रिलेटेड अगर हम बात करें अंटार्कटिका को लेकर, तो इंडिया का जो अंटार्कटिक प्रोग्राम है ये 1981 में शुरू हुआ था और भारत ने जो है अब तक 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशंस अंटार्कटिक में
जो है स्थापित किए हैं। एक तो दक्षिण गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। लेकिन आज की डेट में भारत के केवल 2 ही ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिक में कार्य कर रहे हैं, एक तो मैत्री और दूसरा है भारती। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ये गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So, Satish Agnihotri has been appointed Managing Director of National High Speed Rail Corporation Limited। और जो सतीश अग्निहोत्री हैं ये अचल खारे इनको सक्सीड कर इनको रिप्लेस करेंगे। और जो ये आपका नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो अचल जी जो हैं यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं तो इनको सक्सीड करेंगे सतीश अग्निहोत्री। ऑस्ट्रियन ग्रां प्री किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मैक्स वर्स्टैपन वॉन ऑस्ट्रियन ग्रां प्री। तो देखिए जो मैक्स वर्स्टैपन है ये बेल्जियम के हैं और रेड बुल के लिए कार रेसिंग करते हैं, तो इन्होंने जीता है ऑस्ट्रियन ग्रां प्री। बात करें फ्रेंड्स अगर हम जनवरी से लेकर अब तक के जो भी ग्रां प्री हुए हैं इनमें कौन कौन विजेता रहे हैं, तो देखिए मैक्स वर्स्टैपन जो कि हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ऑस्ट्रियन जीपी इन्होंने जीता है। इसके अलावा इन्होंने एसटी मार्क जीपी जीता है, साथ ही फ्रेंच जीपी भी इन्होंने जीता है, मोनाको जीपी इन्होंने जीता है और एमिलिया रोमैग्ना जीपी भी इन्होंने जीता है। इनके अलावा अगर हम बात करें लुइस हैमिल्टन की तो इन्होंने स्पेनिश जीपी जीता है, पोर्चुगीज जीपी इन्होंने जीता है और बहरीन जीपी इन्होंने जीता है। यहाँ पर जो अजरबैजान जीपी है ये सर्जियो पेरेस द्वारा जीता गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंद्रजाल नामक भारत का पहला स्वायत्त ड्रोन रक्षा गुंबद विकसित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ग्रेनी रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम कॉल्ड इंद्रजाल। तो देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो इंद्रजाल क्या है? ये भारत का पहला ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस डोम है, यानी कि 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया में यदि कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी कि ड्रोन या कोई जो है अटैक करता है तो उससे ये रक्षा कर सकता है उस 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, यानी कि उसको पृथ्वी पर आने से रोक सकता है। कौन सा देश हाल ही में OECD G20 समावेशी फ्रेमवर्क टैक्स डील में शामिल हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडिया रिसेंटली ज्वाइंड OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क टैक्स डील। देखिए इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो फ्रेमवर्क है G20 OECD इंक्लूसिव फ्रेमवर्क डील, तो इसमें ये कहा गया है कि जो भी कंपनी है उसको एक तो मिनिमम टैक्स देना होगा, ठीक है, वो हर कंट्री के लिए एक मिनिमम टैक्स जो है फिक्स रहेगा। साथ ही कोई भी कंट्री जो भी कंपनी है वो जिस कंट्री में व्यापार कर रही है वहाँ पर उसे टैक्स देना ही होगा। ऐसा नहीं है कि उसका हेडक्वार्टर जहाँ पर है वो वहीं पर टैक्स देगा, ठीक है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो ये फ्रेमवर्क है इसके 2 पिलर बताए गए हैं। पहला पिलर तो यही है कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसको जो है जहाँ पर वो प्रॉफिट अर्न कर रही है वो कंपनी जिस देश में, वहाँ पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि कम से कम 15% टैक्स देना होगा। तो ये सभी कंट्रीज़ में एग्रीमेंट बनाने की कोशिश हो रही है कि जो है कम से कम 15% टैक्स तो दिया जाए, जैसे कि लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, ये जो है लो टैक्स देश हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर कंपनीज अपने हेडक्वार्टर्स बना के रखती है क्योंकि ये कम टैक्स लेते हैं। इनके यहाँ टैक्स होता है 5 से 6%, 4% इस तरह से। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर कम से कम 15% टैक्स हर कंट्री जो है लेगी किसी भी कंपनी से। तो देखिए, तो ये इसकी पूरी समरी है, आप देख सकते हैं अब तक 130 देशों ने जो है इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है। भारतीय सेना ने किस स्थान पर कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जो 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हो गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। So, at Gulmarg, Jammu and Kashmir, the Indian Army inaugurated a war memorial in memory of Captain Gurjinder Singh Suri, who died during the Operation Birsa Munda in 1999. यहाँ पर ये हो गए थे होगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको
अच्छा, तो देखिए रांची इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ऑपरेशन बिरसा मुंडा है, तो हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो जाए कि रांची टिक कर दिया जाए, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी इनका बर्थडे था, तो इनके बर्थडे के दिन ही जो इंडियन आर्मी है इन्होंने गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में एक वार मेमोरियल इनको डेडिकेट किया है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा ऑपरेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1999 में, इसी दौरान ये शहीद हो गए थे। तो देखिए जो पाकिस्तानी पोस्ट थी, चेक पोस्ट थी, तो उन पर जो है भारत की ओर से रेड कंडक्ट की गई थी, किसके द्वारा, जो बिहार बटालियन है उसके द्वारा 1999 में। तो इसका नाम रखा गया था बिरसा मुंडा ऑपरेशन। किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च्ड निपुण भारत प्रोग्राम। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, तो इन्होंने निपुण भारत इसको लॉन्च किया है। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी बच्चे हैं तो उनको जो है एक बेसिक लिटरेसी उनके पास आनी चाहिए, ठीक है, और जो संख्या का ज्ञान जो होता है, जो संख्या गणना होती है उसका बेसिक नॉलेज उन्हें होनी चाहिए। कब तक? ग्रेड 3 जब उनका पूरा हो जाए तब तक। और ये भारत ने टारगेट रखा है 2026-27 तक हम इस तरह का जो है एक माहौल बना देंगे कि बच्चे जो है बेसिक शिक्षा उन्हें आनी चाहिए, यानी जैसे बोलना, जोड़ना, घटाना, इस तरह को आप समझ सकते हैं। जो बेसिक जो न्यूमरेसी होती है यानी कि संख्या गणना होती है। और साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो निपुण ये जो लॉन्च की गई है ये एक समग्र शिक्षा, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, जो फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, दोनों के द्वारा दी जाती है। और जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो स्कीम की जो पूरी फंडिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही दी जाती है। तो जो ये समग्र शिक्षा स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसकी फंडिंग जो है वो राज्य भी देते हैं जिस राज्य में हो रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो राज्य मंत्री हैं जिनका नाम है संजय धोत्रे। 52वां IFFI फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो 52nd IFFI टू बी हेल्ड फ्रॉम 20th to 28th नवंबर 2021 इन गोवा। तो गोवा में होगा, ये जानकारी दी है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये गोवा में होगा कब से? 20 से 28 नवंबर के बीच में। IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत और किस देश ने शासन सुधार पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंडिया एंड गैम्बिया साइंड एन MOU ऑन गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो शासन सुधार पर एक ये MOU साइन किया गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है भारत में, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंतर्गत आता है। तो इसने गैम्बिया के साथ ये MOU साइन किया है। आपको जानना चाहिए जो गैम्बिया है इसकी कैपिटल बंजुल है और इसकी करेंसी है गैम्बियन दलासी। पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 30 से अधिक वर्षों बाद मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चाइना हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन टू बी डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री इन मोर देन 30 ईयर्स। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 30 साल बाद कोई कंट्री वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में जो है मलेरिया फ्री हुई है, क्योंकि 30 साल पहले, इससे पहले जो है 1981 में ऑस्ट्रेलिया फ्री हुई थी और 1982 में सिंगापुर हुआ था फ्री और 1987 में ब्रुनेई फ्री हुआ था। तो अब जो है चाइना ये फ्री हुआ है, मलेरिया फ्री इसको घोषित कर दिया गया है। और अब तक जो है WHO ने 40 कंट्रीज़ को मलेरिया फ्री सर्टिफाइड किया हुआ है और जो लेटेस्ट है वो 2021 में ही एल सल्वाडोर को इन्होंने मलेरिया फ्री बताया था। पर्यटन मंत्रालय ने भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म साइंड एन MOU विद यात्रा.com
टू स्ट्रेंथन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सो टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है मजबूत करने के लिए यात्रा के साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने MOU साइन किया है। द लाइट ऑफ एशिया द पोम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो जयराम रमेश इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। और आपको जानना चाहिए जयराम रमेश जो हैं ये कर्नाटक से राज्यसभा MP हैं। महिला PGA चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नेली कोर्डा वोन विमेंस PGA चैंपियनशिप। तो यहाँ पर गोल्फ की बात हो रही है और जो नेली हैं ये अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर हैं। इन्होंने जीता है विमेंस PGA चैंपियनशिप। M प्रसन्नन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल के पूर्व खिलाड़ी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो M प्रसन्नन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर प्लेयर ऑफ फुटबॉल। और इन्होंने जो संतोष ट्रॉफी याद रखिएगा फुटबॉल से संबंधित है, तो ये केरल, महाराष्ट्र और गोवा से जो है संतोष ट्रॉफी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब तक वह किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रभारी थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। थावरचंद गहलोत हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कर्नाटका गवर्नर। टिल नाउ ही वाज द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने थावरचंद गहलोत को कर्नाटक राज्य के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है और अब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके हेड थे, यानी इसके प्रभारी थे। साथ ही आपको जानना चाहिए इनके अलावा 7 और गवर्नर जो हैं नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कि गोवा के बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा के बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य, झारखंड के हैं रमेश बैस, हरियाणा के हैं बंदारू दत्तात्रेय, मिजोरम के हैं हरि बाबू कंबमपति और मध्य प्रदेश के हैं मंगूबाई छगनबाई पटेल और हिमाचल प्रदेश के हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। आगे बढ़ते हैं। 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन से शहर करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मुंबई एंड पुणे सिटीज विल होस्ट द 2022 विमेंस एशियन कप। तो बात यहाँ पर फुटबॉल की हो रही है। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, अगले साल 2022 में जो विमेंस एशियन कप होने वाला है ये इंडिया होस्ट करेगा और वेन्यू क्या रहेंगे? मुंबई का मुंबई फुटबॉल एरेना और पुणे का शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इससे पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद में ये होने वाले थे, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए, ताकि जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ज़्यादा समय ना लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो इसलिए मुंबई और पुणे इसके वेन्यू डिसाइड किए गए। इससे पहले भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाले थे। साथ ही आपको जानना चाहिए ये जो टूर्नामेंट है, ये जो एशियन कप है, ये 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 में खेला जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। इस तरह से भी पूछ लेते हैं, जो भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है इनके प्रेसिडेंट पूछ ले जाते हैं। भारत की पहली कैशलेस पार्किंग किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो इंडियाज़ फर्स्ट कैशलेस पार्किंग इज लॉन्च्ड बाय DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन। जानते हैं न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC ने कहाँ पर? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर इंडिया की पहली फास्टैग UPI बेस्ड कैशलेस पार्किंग लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो एंट्री और एग्जिट है केवल वही कर सकते हैं जिनके पास फास्टैग है। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नितिन गडकरी हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी प्राकृतिक पेंट। तो देखिए, जो नितिन गडकरी हैं इनके पास एक तो ये मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं, दूसरा ये मिनिस्टर फॉर MSMEs, ये दोनों ही मंत्रालय इनके पास हैं। तो इन्होंने खुद से ही कहा है कि जो है खादी प्राकृतिक पेंट इसके ब्रांड एम्बेसडर यही हैं। ये किस मौके पर कहा इन्होंने हाल ही में जयपुर में जो ये खादी प्राकृतिक पेंट है
इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसको इनोग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? जयपुर में। और ये जो पेंट है ये काऊ डंग से बनाया जाता है। तो ये है वो यूनिट जिसको इनोग्रेट किया है, यहाँ पर ये बनेगा। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कौशिक बासु हैज़ बीन ऑनर्ड विद हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। जानते हैं न्यूज़ के बारे में। तो देखिए काफ़ी फेमस इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यहाँ पर ये प्रोफेसर हैं कौशिक बासु। तो इनको दिया गया है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। तो देखिए ये जो अवार्ड है इसको ये किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है? तो ये अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन है, ये एक जर्मनी में, इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और ये ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो कि अपने फील्ड में एक काफ़ी एक्सीलेंस उन्होंने दिखाया है। ठीक है, काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया हो अपने फील्ड में, जो भी उनका मेन फील्ड रहा हो, वर्किंग फील्ड, उसमें। साथ ही कई तरह की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। आपको जानना चाहिए जो कौशिक बासु हैं इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये फिलहाल इंटरनेशनल इकोनॉमिक एसोसिएशन इसके प्रेसिडेंट हैं। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट विमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो कविता राव इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट विमेन इन मेडिसिन। तो कविता राव ने बुक लिखी है, किसके बारे में है? ये बुक है रुक्माबाई राउत के बारे में, जो कि इंडिया की फर्स्ट क्वालिफाइड फिजिशियन रही हैं। और जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो इनेक्ट किया गया था, तो उसके पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण रही थी, इन्हीं की वजह से ये इनेक्ट हुआ था। निम्नलिखित में से किसने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो फोन पे हैज़ पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट टू डिजिटाइज कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट्स। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। तो फोन पे ने की है फ्लिपकार्ट के साथ एक पार्टनरशिप। किस लिए? अब जो भी फ्लिपकार्ट से जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होगी तो उसमें जो है आप फ़ोन पे से ही बिल्कुल कॉन्टैक्टलेस स्कैन और पे करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए फ़ोन पे इसके सीईओ समीर निगम हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। साथ ही फ्लिपकार्ट की अगर बात करें तो सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं और इसका भी हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने उन्नत प्रौद्योगिकियों में फोर्स की मैन पावर को प्रशिक्षित करने के लिए सीडैक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सीआरपीएफ हैज साइंड एन एमओयू विद सीडैक टू ट्रेन द मैन पावर ऑफ द फोर्स इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। तो देखिए सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसने सीडैक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसके साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि जो सीआरपीएफ की जो मैन पावर है, जो आप कह सकते हैं जो भी इसमें सोल्जर्स हैं और जो भी अधिकारी हैं, तो उनको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने के लिए सीडैक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स इसमें सीडैक द्वारा चलाए जाएंगे जिसके तहत यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा सीआरपीएफ के जो भी जवान हैं उनको। साथ ही आपको जानना चाहिए जो सीडैक है इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर हेमंत दरबारी, हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। और जो सीआरपीएफ है इसके डायरेक्टर जनरल हैं कुलदीप सिंह और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। सीआरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये भी आपको जानना चाहिए। एक्सिस बैंक ने अपने डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एक्सिस बैंक हैज़ इंक्ड अ डील विद Amazon Web Services for Digital Transformation Program of the बैंक। तो Amazon Web Services जो है एक्सिस बैंक के साथ एक पैक्ट को साइन किया है। किस लिए? ताकि जो एक्सिस बैंक का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है इसको एक बूस्ट मिल सके। तो इसके तहत क्या होगा, एक्सिस बैंक चाहता है कि अब जो ऑनलाइन अकाउंट्स हम खोलें वो विदिन 6 मिनट्स खुल जाए। ठीक है, यानी कि जल्दी से जल्दी खुल जाएं। इस तरह की कई सारी सर्विसेज एक्सिस बैंक शुरू करना चाहता होगा, तो उसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज अपने इनपुट्स प्रोवाइड कराएगा। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक के जो सीईओ हैं ये अमिताभ चौधरी हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। फसल बीमा सप्ताह कब से कब तक मनाया गया?
ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो क्रॉप इंश्योरेंस वीक वाज ऑब्जर्व फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 7। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके लिए जो है लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है, ताकि लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें, इसका जो है पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जर्व किया 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। आपको जानना चाहिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये साल 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके तहत जो है 2 स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया। एक तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम, दूसरा है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। और इसमें जो है जो फार्मर्स होते हैं उनको खरीफ क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम देना होता है, रबी क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम देना होता है और जो कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं इसके लिए 5% का प्रीमियम देना होता है। तो ये प्रीमियम भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछ लेते हैं कि खरीफ क्रॉप के लिए कितना प्रीमियम पे करना होता है। किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इजराइल अनवील्ड सी ब्रेकर द लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम। तो ये एक लॉन्ग रेंज यानी कि 300 किलोमीटर तक की एक रेंज वाली मिसाइल है, काफ़ी पावरफुल मिसाइल इसको बताया जा रहा है, 5th जनरेशन मिसाइल है। इसको इजराइल की जो कंपनी है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नाम याद रखिएगा सी ब्रेकर। और इसको लैंड और शिप्स दोनों से फायर किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा कौन सा नया मंत्रालय हाल ही में बनाया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो नया मंत्रालय होगा मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, हिंदी में बात करें तो सहकारिता मंत्रालय। तो इसमें कहा है कि सहकार से समृद्धि, ये जो सपना है भारत का, इसको पूरा किया जाएगा इसके थ्रू। बस इतनी डिटेल इसमें बताई गई है। जब इसके मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे, जब इसकी अपनी वेबसाइट बनेगी, तो उसमें एक जो ऑप्शन आता है अबाउट अस, तो तभी पता चल पाएगा कि बेसिकली ये मिनिस्ट्री क्या करेगी। बाकी तो नाम से ही पता चल रहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको सहयोग करेगी। और सहकारिता का मतलब होता है कि इस तरह के लोगों का ग्रुप जो एक ही तरह की समस्या से जूझ रहे हों और स्वैच्छिक यानी खुद की इच्छा से वो सभी मिलकर उस समस्या का समाधान करें। तो इसको जो है ये बेसिक डेफिनेशन है सहकारिता की। अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है तो उसने ये डेफिनेशन दी हुई है सहकारिता की। बाकी जब इसके बारे में पता चलेगा तो हम फिर इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने भी उतना ही बताया हुआ है जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने उसमें जो प्रेस रिलीज करता है उसमें बताया, उतना ही बताया गया है न्यूज़पेपर्स के द्वारा भी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मछली किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पर होगा ये मत्स्य किसानों के लिए, ठीक है, मत्स्य किसानों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गिरिराज सिंह लॉन्च्ड मत्स्य सेतु ऐप फॉर फिश फार्मर्स। तो नाम याद रखिएगा, मत्स्य सेतु, इस ऐप को लॉन्च किया है। और किसके द्वारा ये डेवलप की गई है? ये ICAR का इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के थ्रू जो भी लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज जो मार्केट में है उसको जो है एक्वा फार्मर्स तक पहुँचाया जाएगा। किस एजेंसी ने स्कूली छात्रों के लिए सैटेलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने में मदद करने के लिए संसदीय पैनल को अपनी मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इसरो हैज़ गिवन इट्स नोट मतलब कि अपनी स्वीकृति टू पार्लियामेंट्री पैनल टू हेल्प इम्प्लीमेंट सैटेलाइट टीवी क्लासरूम्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। जानते हैं। तो देखिए इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, तो इन्होंने कहा था कि इसरो से पूछा था कि आप जो है हमको सहयोग कीजिए ताकि जो लर्निंग है, जो छात्रों की लर्निंग है उसको इजी बनाया जा सके। किसके थ्रू? सैटेलाइट टीवी क्लासरूम लॉन्च करने के लिए। तो इसरो ने कहा है कि ठीक है, हम लोग इसमें टेक्निकल असिस्टेंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही आपको जानना चाहिए इसरो का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। इसके डायरेक्टर हैं कैलाशा वदिवु शिवन और
इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो की जो स्थापना ईयर है ये पूछ लिया जाता है, स्थापना वर्ष याद रखिएगा 1969। ओलंपिक में 400 मीटर बाधा यानी हर्डल रेस के लिए यानी कि दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो MP जाबिर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्वालिफाई फॉर 400 मीटर हर्डल्स एट ओलंपिक्स। तो देखिए इंडियन नेवी में ये कार्यरत हैं MP जाबिर। तो ये जो है फर्स्ट मैन बन गए हैं, पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने 400 मीटर हर्डल्स ओलंपिक्स में इसके लिए क्वालिफाई किया है। तो ओलंपिक्स में ये इस इवेंट में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन्होंने हाल ही में जो है इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि पटियाला में हुई, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये केरल से हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स PT उषा की, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो सबसे पहले इन्होंने जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स हैं इसमें 400 मीटर हर्डल्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, पर इन्होंने जो है महिला कैटेगरी में किया था। तो ये बने हैं पहले पुरुष जो इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसको बोलते हैं, जो इस तरह का इवेंट होता है ना रेस में, इसको हर्डल्स बोलते हैं। किस देश ने एक नया मेट्रोलॉजिकल उपग्रह फेंगयून 3E लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसमें सही ऑप्शन है फ्रेंड्स। ये ऊपर नीचे हो जाता है स्लाइड्स को जब करते हैं तो याद रखिएगा। सो चाइना लॉन्च्ड अ न्यू मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगयून 3E, आंसर इज चाइना। तो ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है यानी कि मौसम संबंधित ये एक सैटेलाइट है, नाम याद रखिएगा फेंगयून 3E। कभी कभी ऑप्शन में ये भी पूछ लिया जाता है कि चाइना ने हाल ही में जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या है, तो इसी नाम के साथ फिर खेल लिया जाता है। ठीक है, फेंगयून, फेंगसुई, कुछ भी बना सकते हैं ऑप्शन में, तो याद रखिएगा फेंगयून 3E। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चन। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए देखते हैं। बगराम एयरबेस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? न्यूज़ में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर आंसर कीजिएगा। वर्ल्ड UFO डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ कोस्टा रिका? तो देखिए फ्रेंड्स, हमने साउथ अमेरिका की सभी कंट्रीज़ पढ़ ली हैं जो हमारे करंट अफेयर्स डेली देखते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से याद हो गई होंगी साउथ अमेरिका की सभी जो कंट्रीज की कैपिटल एंड करेंसी है। अब हम शुरू कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका। तो आज हमारी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है कोस्टा रिका। इसकी भी जो कैपिटल है ये पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सेंट्रल अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके लिए। Who has taken over as CEO of Amazon after its founder Jeff Bezos stepped down? Who has been chosen as India's flag bearer at the closing ceremony of the Tokyo Olympics? यानी जो टोक्यो ओलंपिक्स की जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी उसमें भारत के जो ध्वजवाहक हैं ये कौन रहेंगे? तो फ्रेंड्स, पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। और आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।